हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का 7500 प्लस जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह 7500 प्लस प्रैक्टिस सेट होंगे वो बहुकल्पीय प्रश्न वाले होंगे और यह सभी समान अध्ययन के जो प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारा वीडियो नंबर 14 है दोस्तों, यानी सेट नंबर हमारा 14 है। इससे पहले वाले सारे सेट्स जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। जब आप हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, वहाँ पे आपको सभी ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो सभी प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जो 14 प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 50 प्रश्नों वाला ये 14 प्रैक्टिस सेट आपका अवेलेबल है दोस्तों। चलिए, तो ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आपका आ गया और हमारा 14 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है अब स्टार्ट होता है पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न इसका यह है कि भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा जो निकाय है संवैधानिक निकाय है। तो फटाफट दोस्तों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट में आंसर दीजिए कौन सा जो निकाय है संवैधानिक निकाय है। इस निकाय का नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यह जो है संवैधानिक निकाय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, आपको कथन पढ़ना है दोस्तों। जो है पहला कथन जो है सही नहीं है, जो कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का योग्यता का वर्णन है। जो है आपका दूसरा जो कथन है वो सही है कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यानी केवल 2 जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए किस देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए आयरलैंड लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो रिट जो जारी होता है यह प्रावधान जो ब्रिटेन देश से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। उस अनुच्छेद का नाम बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए कौन सा अनुच्छेद है। वो अनुच्छेद 348 है, जिसमें यह लिखा गया है कि जो है अंग्रेजी भाषा में कार्यवाही होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, छठा प्रश्न क्या है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान जो है उसका समुचित नाम जो होगा भारत का संविधान होगा। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 393, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त से कौन नदी जो है पूर्व घाटी से निकलती है। क्या है पूर्व घाटी से, इस नदी को पहचान करना है दोस्तों। जो पूर्व घाटी से निकलती है वो मात्र 2 नदी है, जो कि नागवली है और वंशाधारा जो है वंशधारा, यह पूर्व घाट से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा 2 और 4। चलिए, 8वां प्रश्न अब स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिस सेट 14 का। 8वां प्रश्न, प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू है, बताना है। वो जो इसमें कथन जो है आपका, इसके केंद्र में वायु दाब जो उच्चतम होता है यह कथन सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र की परिधि की ओर होती है, ये भी कथन सही है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्ण अभाव रहता है, ये भी कथन सही है, यानी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महासागर की भूप्रपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता अधिक होती है। तो इसकी किसकी होती है, सिलिका की और मैग्नीशियम की दोनों की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 10वां प्रश्न देखिए, तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, यह सही कथन सत्य है, जिसकी गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, यह कथन सही है। समुद्र तल पर भूप्रपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, यह भी कथन सही है। भूप्रपट्टी के नीचे मेंटल जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, ये भी कथन सही है, यानी इनमें से सभी जो है कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 11वां प्रश्न देखते हैं, ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। क्या है ऐहोल शिलालेख से संबंधित, तो जो है आपका दोस्तों इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, यह कथन सही है, और इसे रवि कीर्ति ने लिखा है, यह कथन सही है दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति के बारे में, यानी केवल 2 और 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्यक और क्यारी नामक नवपसान स्थल कहाँ स्थित है, यह स्थित है लद्दाख में। कहाँ दोस्तों, लद्दाख में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्यक और क्यारी नामक नवपसान स्थल।
13वां प्रश्न, प्राचीन भारत में नीलो पिट्टू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता था? वो किया जाता था सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव करने के संदर्भ में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग? नीलो पिट्टू का प्रयोग होता था। दोस्तों याद रखिए, नीलो पिट्टू का प्रयोग जो होता है सार्वजनिक अभिलेखों के रखरखाव में किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? एक तरफ पे पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। जो सही सुमेलित है आपको बताना है। तो किताबुल रहला का लेखक कौन है? वो इब्न बतूता है, जो कि सही ऑप्शन दोस्तों। बाकी आपका ये सभी जो है गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वां का ए। और कहा जाएगा शाहनामा जो है दोस्तों ये फिरदौसी, ये भी आपका सही होगा। सॉरी दोस्तों, शाहनामा फिरदौसी जो है ये भी आपका सही है, यानी कि आपका 1 और 3 दोनों हो जाएगा। 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1 तथा 3 दोनों। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? आपको ये बताना है। सिकंदर के साथ बहुत लोग भारत आए थे, जिसमें निर्याकस कौन था दोस्तों? निर्याकस था जो भारत आया था। और कौन था दोस्तों? और था आनेसिक्रिटस जो था, अरिस्टोबुलस जो था भारत आया था, लेकिन डायमेकस जो है भारत नहीं आया था सिकंदर के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? वो मौर्य स्तंभ का नाम है संकिसा स्तंभ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा बताइए दोस्तों कौन बना था? वो है माधवराव प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? उन कवि का नाम है अमीर खुसरो दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए पर इसका हम लोग टिक मारते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भाग नहीं लिया। ये लोग भाग लिए थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भाग नहीं लिया था। 20वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? 20वां प्रश्न है वो जो है आपका मेरठ, दिल्ली, फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये जो है आपका सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? और कूट को प्रयोग करके बताइए किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे दोस्तों? वो रहे आपके बिहार में और संयुक्त प्रांत दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, 1 और 4। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? 22वां प्रश्न बताइए किसने किया था? वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? ये आपको बताना है कौन सा मुख्य कारण था। चलिए कथन पढ़िए और बताइए फटाफट दोस्तों। इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, जो है प्रमुख कारण था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे का एकदम मुख्य कारण यही था। चलिए 24वां प्रश्न अब स्टार्ट होता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट नीचे दिया गया है, ये सभी आपका घटना दिया गया है। तो चलिए 24वां प्रश्न, उसका पहला जो घटना हुआ था वो हुआ था वोट का घोषणा, यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ था आपका हंटर आयोग, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद हुआ था सेटलर आयोग आया था, ये 2 हो जाएगा। लास्ट में सर्जेंट आयोग आया था, यानी 3, 1, 2, 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका 3, 1, 2, 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। इस गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है दोस्तों। इसका जो नाम होगा वो लॉर्ड डफरिन जो थे वही गवर्नर जनरल थे जो एक कथन कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, लॉर्ड डफरिन। 26वां प्रश्न देखिए। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है जो कि सौर सेल होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, सौर सेल दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौर विकिरण में होते हैं वो जल चक्र में होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल चक्र। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न। त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो हो जाएगा घटेगा। क्या होगा दोस्तों? घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, किसी पिंड के वेग जो घट जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न है। किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? उसका मुख्य स्थल है दोस्तों कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव जो है मुख्य स्थल है किसी कोशिका के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का,
मुख्य स्थल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 30वां प्रश्न है, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन का स्राव जो होता है जठर ग्रंथियों से, कहाँ से? जठर ग्रंथियों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के श्वसन नली में होती है, श्वसन नली में किस प्रकार की उपस्थिति होती है? दोस्तों आपका 31वां प्रश्न वो होती है ओ आकार की, क्या होती है? ओ आकार की उपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, ओ आकार की उपस्थिति। 32वां प्रश्न है, आपका क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सदंतरा में वृद्धि को कहा जाता है, सदंतरा में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 33वां प्रश्न है आपका, प्रत्येक जबड़े में अग्रचर वर्णकों की संख्या कितनी होती है? अग्रचर वर्णकों की संख्या वो होती है दोस्तों 4 जोड़ा। कितना होता है? 4 जोड़ा होता है ये, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? यकृत जो है यूरिया को संश्लेषित करता है, किसको? ये यूरिया को दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है दोस्तों? वो होता है आपका मेलाटोनिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत है? आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ना है और कौन से कथन गलत हैं आपको बताना है। तो फटाफट दोस्तों कथन पढ़िए और बताइए कौन से कथन गलत हैं। जो गलत कथन है वो है कि अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। क्या है? अल्प स्रोत होते हैं। ये कथन गलत है दोस्तों, बहुलक स्रोत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट अनाज में। तो चलिए 37वां प्रश्न क्या है आप देखिए, एसिटिलीन गैस को लाल तब तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? वो होता है बेंजीन का निर्माण। किसका? बेंजीन का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग जो है कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्त बनाने में किया जाता है? तो उस बहुलक का नाम बताना है दोस्तों, कमेंट में फटाफट बताइए कौन सा बहुलक है। तो उस बहुलक का नाम है बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, कौन सी विधि के द्वारा? वो किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ऊर्ध्वपातन विधि। 40वां प्रश्न है, जीवन संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है, इसका किसका संबंध है? वह है डार्विनवाद से। किससे? डार्विनवाद से जो है जीवन संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डार्विनवाद। चलिए 41वां प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है आपका, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? आपको बताना है दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। प्रथम कप्तान भारतीय एक दिवसीय टीम के वो थे दोस्तों अजीत वाडेकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिससे ने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो कौन प्राप्त किया है फटाफट बताइए, वो क्या है? संथाली जनजाति। कौन है? संथाली जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? उस शहर का नाम है दोस्तों भुवनेश्वर। कौन सा? भुवनेश्वर शहर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। 45वां प्रश्न है, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? जारवा जनजाति का निवास स्थल अंडमान निकोबार है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किन लोगों से संपर्क था बिहार के राजाओं का? उनका संपर्क था दोस्तों जावा सुमात्रा से। किससे? जावा सुमात्रा से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं। चलिए निम्नलिखित सूची का 1 का 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, और कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो चलिए जो है विलुप्त प्रजाति का जो है किससे? वो है लायन टेल मैकेक से, यानी कि आपका ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सुरक्षित प्रजाति जो है नीली भेड़ है, यानी कि आपका बी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्लभ प्रजाति जो कि मरुस्थली भेड़ और हॉर्नबिल है, यानी कि 1 हो जाएगा आपका सी का। और आपका विलुप्त प्रजाति जो गुलाबी सिर वाली बत्तख, यानी कि 4 हो जाएगा डी का 3214। देखिए किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में आपका 3214 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से वो निर्भर नहीं करती है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। किस पर? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। बाकी ये सभी पर निर्भर करती है दोस्तों, मांग पर, कीमत पर, उत्पादन लागत पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है।
जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? फटाफट बताइए दोस्तों, कौन रोकता है? इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। यह रोकता है दोस्तों उपभोग। कौन उपभोग रोकता है शून्य होने से? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न वीडियो का लास्टवां प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या है इस सेट का। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया हुआ दोस्तों कोसा को। किनका? कोसा का। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसा। तो देखिए इसमें पूरे आपके 50 प्रश्नों वाला आपका सेट नंबर 14 जो है समाप्त हुआ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।